हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज को पढ़ा था, बेसिक पार्ट पढ़ा था परसेंटेज का। बेसिक परसेंटेज का जो आपको बताया गया वो आपको ध्यान रखना है और डेली रूटीन में अप्लाई करना है। देखिए, तैयारी एक बार होनी है, थोड़ा आराम आराम से करके चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए। यदि किसी संख्या में 210 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या खुद की 137.5% हो जाती है। तो शुरुआती संख्या आपको बतानी है क्या होगी। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट ही बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को, लिखा ना जाए तो। आइए देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। 137.5। देखिए, सीधा सीधा ध्यान रखना है। 100 से ऊपर है, 100% का मतलब एक हो गया। अब बचा क्या, 37.5। अब आपको पता है जो 25 होता है वो 1/4, 12.5 उसका आधा यानी 1/8, 12.5 का 3 गुना 37.5 यानी 3/8। तो एक में 3/8 जोड़ेंगे, 11/8 आ जाएगा। 11/8 आ गया, यानी ये शुरुआती संख्या है और ये अब हो गई। तो 3 इसके अंदर जुड़ा है, 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 210 और आपको निकालना है 8 का वैल्यू। तो ये 560 आ जाएगा। 560 आप डीएस भी लगा सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ये 7 का मल्टीपल मिलेगा क्योंकि इसमें 7 है तो यहाँ 7 होगा ही होगा, क्योंकि 7 इसमें नहीं है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, डीएस यानी 3 × 8 = 24 यानी 6 हो गया। 3 से काटना पड़ेगा पहले क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये 70 हो जाएगा। अंकों का योग 2 आ जाएगा। उसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि भाई 70 गुना हो गया, ये भी 70 गुना हो जाएगा। तो यानी किसी भी तरीके से देख सकते हैं, पर ध्यान रखिए करना है तो सीधा डायरेक्ट समझिए। ये केवल समझाने का तरीका है। यानी 11/8 आना चाहिए आपका, सीधा दिमाग में आना चाहिए। 3 की वैल्यू 210 यानी 70 गुना 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560 हो जाएगी। तो 560 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं पहले आप। यदि किसी संख्या का 6.2/3% उसी में से घटाया जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या 5,670 हो जाती है। तो शुरुआती संख्या थी।
देखिए ध्यान से देखना है, सिंपल ही है क्वेश्चन अगेन। 6 सही 2/3, ये आपने पढ़ा है 1/15 होता है। 1/15 यानी 15 अगर शुरुआती संख्या थी उसमें से 1 घटा दिया गया, यानी बचा कितना, 14 बच गया। और 14 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5670, और आपको निकालनी है 15 यूनिट की। तो 15 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं 15 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। या तो आप डीएस लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल मिलेगा, या आप ये देख सकते हैं कि 14 चौक 56 05 405 गुना 405 गुना हो जाएगा, तो ये 6075 हो जाएगा। तो 6075 आपका आंसर हो जाएगा, और आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखे, ये सारा था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी आगे की चीज पढ़ने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई किस हिसाब से आगे काम करना है आपको। ये सारा बेसिक है अभी तक। आगे देखते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझना है आपको। अगर कोई चीज है P, उसको आपने लिखा x इंटू वाई, तो P की वैल्यू अगर x इंटू वाई है, x इंटू वाई का मतलब कोई भी दो चीज हो सकती है, और P का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज P यानी कांस्टेंट है, तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स वाई कांस्टेंट का मतलब है कि एक्स वाई पे उल्टा डिपेंड करेगा। अगर P कांस्टेंट होता है तो, यानी P कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी उल्टा रिलेशन हो जाएगा इसके अंदर। और इस टाइप की चीज के अंदर आप क्या करते हैं, अगर मेरे को नेट इंक्रीज निकालना है या डिक्रीज निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास x+y+xy/100। इंक्रीज के लिए प्लस लिख देते हैं, डिक्रीज के लिए माइनस लिख देते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर्मूला। ठीक है, यानी इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है आपको ध्यान रखनी है। अगर P कांस्टेंट है तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई। अगर नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है किसके अंदर, P के अंदर, तो x+y+xy/100, और माइनस साइन आएगा डिक्रीज के लिए। अब ये यूज कहां पर होगा, मेन बात ये है। इसके लिए एग्जांपल लिखे हैं यहां पर ही कि यूज आप कहां कहां कर सकते हैं।
अब देखिए आपको क्या लिखवाया गया है। देखिए पी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला था, यानी ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है। यानी कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपको दिख रहा है जहां पर दो चीजें गुणा हो रही हैं, ठीक है, उसमें आप ये लगा सकते हैं, ठीक है, कि एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई आ जाएगा और नेट इंक्रीमेंट आपका ये हो जाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे कि रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, प्रत्येक का प्राइस इतना है और सेल इतनी हुई। यानी जैसे कि ये टिकट की बात होती है, मूवी की टिकट इतने की है, इतनी बिकी तो इतना कलेक्शन हो गया। दूरी इज इक्वल टू गति इंटू समय, यहाँ पर हो सकता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड, एक्सपेंडिचर का प्राइस इंटू कंजप्शन। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी उन सभी जगह हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 12.5% कम कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे। इसी के बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चावल की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्चा समान रहे। देखिए सिंपल ही है दोनों क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको लिखवाए गए हैं। प्री में आ जाता है कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए सिंपल सी बात है, बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है x इंटू वाई का, तो x y पे उल्टा डिपेंड करेगा। यानी जो अनुपात x का हो गया वो y का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर, पहले केस में बोल रहा है एरिया सेम, एरिया क्या होता है L इंटू बी। दूसरे केस में कहता है कि खर्चा समान रहेगा, ये खर्चा हो गया, ये कीमत हो गई, वो खपत हो गई। अब अगर यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर ये सेम है, तो आपको पता है जो अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा। एल बी पे उल्टा डिपेंड करेगा, पी सी पे उल्टा डिपेंड करेगा। यानी लेंथ घट रही है 12.5%। 12.5% का मतलब आपको पता है 1/8 होता है। यानी जो लेंथ पहले अगर 8 थी तो 1 कम हो जाएगी, अब 7 हो जाएगी। तो लेंथ अगर 8 से 7 हो रही है तो ब्रेड्थ क्या होगी, 7 से 8 हो जाएगी। और 7 से अगर 8 हो रही है
तो यानी 1/7 बढ़ जाएगा, जो कि आप 14.28% करते हैं। ठीक है, तो यानी इसकी चौड़ाई को इतना बढ़ाना पड़ेगा। ये मैनुअली लिख के नहीं किया जाता है, दिमाग में किया जाता है। जैसे मैंने देखा 12.5% यानी 1/8। 1/8 का मतलब हो गया 8 में 1 कम हो गया यानी 7। यानी लेंथ अगर 8 से 7 है तो ब्रेड 7 से 8 हो गई। 7 से 8 होने का मतलब है पहले 7 थी अब 8 हो गई, एक बढ़ गई 7 पे, जो कि 14.28% हो जाएगा। सेम ये चीज नीचे देखिए आपने, प्राइस बढ़ रहा है 20%। प्राइस अगर 20% बढ़ रहा है यानी 5 से 6 हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा, 6 से 5 हो जाएगा। 6 से 5 का मतलब हो गया 1/6, जो कि 16.66% आ जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, प्राइस बढ़ रहा है 20%। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हो गया प्राइस। कंजप्शन क्या होगी, 6 से 5 हो जाएगी, क्योंकि उल्टा अनुपात होता है। 6 से अगर 5 हो रही है तो 1 कम हो रही है, तो 1/6 यानी 16.66 हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। आइए देखते हैं। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका ना नेट परसेंट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। ये एल है, ये बी है, ये एरिया है, पहले का ये एरिया अब है। उसकी लेंथ जो है 37.5% बढ़ गई। 37.5% का मतलब हो गया 3/8, यानी 8 थी अगर पहले तो अब 11 हो गई। तो लेंथ पहले 8 थी अब 11 हो गई। 37.5% मतलब हो गया 3/8,
8 पे 3 का इंक्रीमेंट, यानी पहले लेंथ अगर 8 थी तो अब 11 हो जाएगी। फिर आपने देखा उसकी जो चौड़ाई है वो 20% कम हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 1 कम हो गई। 5 से 1 कम अगर करते हैं, ये पहले 5 थी अब 4 हो गई। अगर एरिया की बात करी जाए, एरिया पूछा जाएगा आपसे, तो एरिया आप गुणा करके निकालेंगे। अब परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी जो एरिया पहले 11 था, अब वो एरिया, जो एरिया पहले 10 था वो एरिया 11 हो गया। ठीक है, यानी 10 से 11 होने का मतलब है 1 बढ़ना, 1/10 यानी 10%। तो 10% इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिए। 37.5 का मतलब हो गया 3/8। 8 से 11 लिखा आपने कि भाई जो लेंथ 8 थी वो 11 हो गई, जो ब्रेड 5 थी वो 4 हो गई। आप नहीं भी काटेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा कि भाई पहले एरिया था 40, अब हो गया 44। कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो 4 40 का कितना हो गया, 10% हो गया। 10% आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप नेट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो P इक्वल टू एक्स वाई में आपको बताया गया था कि भाई लेंथ बढ़ रही है अगर 37.5%, ब्रेड कम हो रही है 20%, नेट क्या आएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए 17.5 ये आ गया, -5, 7.5 ये आ गया, ये 10% इंक्रीमेंट आ गया। बात एक ही है, आप किसी से भी करें, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, चाहे तो आप नेट इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगाएं, चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर पेपर में करना है इसे तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ये देखा 3/8, सीधी सीधी बात देखिए, एक बात देखिए, अगर मैं देखता हूं यहाँ क्या आएगा, नीचे 8 आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या आएगा, नीचे 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा, नीचे 5 आएगा, यानी पहले का एरिया कितना हो गया, 40। नया एरिया अगर मेरे को निकालना है, 8 से कितना का बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यानी 11 हो गया। 5 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी 4 हो गया। तो 40 से 44, 10%। इतना देखना है आपको, इतना सजा वजा के नहीं लिखना आपको, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए केवल समझाने के लिए लिखाया जाता है इस तरीके से। पेपर में आपको करना है तो केवल इतना लिखना है, 40 से 44 हो गया, ठीक है, तो 10% आ जाएगा। चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, और उसकी खपत 20% कम हो जाती है। तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखिए डायरेक्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को।
आइए देखते हैं। देखिए अब मैं इसमें बार बार वैसे नहीं लिखूंगा, यानी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो सीधा करना भी सीखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पता है 1/6 होता है, यानी पहले वाला जो शुगर का प्राइस था वो 6 था, पहले वाला शुगर का कंजप्शन था वो 5 था, 6 से क्या बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, क्योंकि 1/6 है ये, तो 1/6 यानी 1 बढ़ गया, यानी 7 हो गया। यहां आपने देखा 1/5 है, यानी 5 से 1 कम हो गया, यानी 4 हो गया। आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 15 से अगर 14 हो रहा है तो 1 कम हो रहा है, तो 1/15 यानी 6 सही 2/3, इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, क्योंकि रेट कम हो रहा है। लिखने वाला पार्ट देखिए केवल इतना ही है, आप ये और ये लिखिए और सीधा परसेंटेज निकालिए, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बस, ठीक है। एक बात दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा 1/6 है, यानी पहले वाली कीमत 6 है, पहले वाली कंजप्शन 5 है। अब नया जो कीमत होगा 6 से बढ़ के 7 हो जाएगा, नया जो कंजप्शन होगा 5 से कम होके 4 हो जाएगा। 30 से 28 भी आप देख सकते हैं, 30 से अगर 28 हो रहा है तो सीधा देखिए 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है किस पे, 30 पे, यानी 1/15, 1/15 आपको पता है 6.66%, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी को आप नेट से भी निकाल सकते हैं। 16.66 की बढ़ोतरी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, बटा 100, ये 5 आ गया, ये 3.33 हो गया। ये आपने देखा नेट -3.33 -3.33, यानी -6.66, तो ये आपका नेट प्रतिशत निकल गया, यानी डिक्रीज हो गया इसका। तो यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सिनेमा की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, यदि टिकट की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, तो यानी कुल कीमत में या कुल प्राप्त धन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखिए एक स्टेप में ही करना है आपको ये भी। अगर मैं डायरेक्ट ही देखता हूं, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, टिकट की जो कीमत जो बिक्री है, यानी जो नंबर ऑफ टिकट है वो 57 सही 1/7% बढ़ रही है। 57 सही 1/7% का मतलब क्या हो गया, 4/7 हो गया, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था 14 सही 2/7
1/7 होगा, उसका 4 गुना है ये, तो ये 4/7 हो गया। यानी टिकट की कीमत, टिकट जो पहले बिकती थी 60 टिकट बिकती थी, अब जो टिकट बिकती हैं वो 4 टिकट बिकती हैं। ठीक है, आगे बात करी जाए, अगर पहले जो प्राइस था 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6। पहले प्राइस अगर 6 था, ये 4 ज्यादा है, ये 11 हो जाएगा। पहले प्राइस अगर 6 था तो अब प्राइस 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5/6 यानी 83 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी केवल इतना पार्ट लिखना है, इसमें बार बार सजा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इतना कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधा डायरेक्ट ही देखना है। आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, 4/7, यानी पहले अगर 7 टिकट बिकती थी तो अब 4 ज्यादा बिकेंगी, 11 बिकेंगी। इसका आपने देखा 1/6, यानी पहले 6 कीमत है तो अब 1 बढ़ गई, 7 हो गई। 7 से मैंने 7 काट दिया, बचा 6 से 11, यानी 6 पे कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 5/6 यानी ये आ जाएगा आंसर। इतना आपको सॉल्व नहीं करना होता, इतना आपको ऑप्शन से देखना होता है। अगर ऑप्शन होंगे तो डायरेक्ट देख लेंगे। अभी देखेंगे हम आगे की क्लास में कि किस किस तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी गांव की जनसंख्या 1,08,000 है। पहले वर्ष यह है 66 सही 2/3% बढ़ती है। दूसरे वर्ष यह है 16 सही 2/3% कम होती है। तीसरे वर्ष यह 33 सही 1/3% बढ़ती है। तो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो इस टाइप के परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, अगेन मैं एक बारी में ही लिखूंगा, इसे बार बार नहीं लिखूंगा। आपने देखा 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 होता है हमारा 2/3, यानी पहले अगर पॉपुलेशन 3 थी, 3 से 5 हो जाएगी पहले वर्ष के बाद। दूसरे वर्ष की अगर बात करें 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6, 1/6 यानी 6 थी तो 1 कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तीसरे वर्ष वो बोल रहा है 33 सही 1/3 इंक्रीज हो जाती है, यानी 3 से 4 हो जाएगी, ये बोल रहा है। अब आपने देखा है कितना हो गया 54, ये कितना है 100। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1,08,000, 100 की निकालनी है तो ये 2 गुना कर दिया आपने, ये 2 लाख आ गया, यानी 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप
देख सकते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए केवल एक स्टेप में लिखा मैंने, आपने सीधा सीधा एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई पहले ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है, यानी 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो गया, फिर 6 से 5 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया, गुणा करके सीधा लिख दिया, क्योंकि नेट आपको इंक्रीमेंट ही निकालना है। ठीक है, तो यानी 54 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, 100 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% कम होती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है, और 3 साल बाद 16,500 हो जाती है। तो शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी थी? आइए ध्यान से देखेंगे। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसे सॉल्व करने में। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको परसेंटेज का अच्छी तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी परसेंटेज हमें लर्न होनी चाहिए, और जब आप 100 150 200 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सारी लर्न हो जाएंगी आराम से, जो भी एग्जाम में आएंगी। यहाँ पर देखते हैं 16 सही 2/3% यानी 1/6 हो गया, यानी 6 से 7 हो रही है। यहाँ देखते हैं 3/8 यानी 8 से 11 हो रही है, 8 से 5 हो रही है, क्योंकि ये कम हो रहा है। 57 सही 1/7 यानी 4/7, 7 से 11 हो रही है। यानी जो पॉपुलेशन 48 थी वो 55 हो गई। 55 की वैल्यू आपको दे रखी है 16500। 55 थी 165, 48 थी 144। तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं ऑप्शन में। वो कैसे? जैसे कि 55 की वैल्यू 165 है, 48 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। यानी एमजी कॉन्सेप्ट लगा के आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आपके सामने है तो। ठीक है, बाकी बनाने वाला पार्ट ये है, इस तरीके से बनेगा।
दो लगातार छूट, पचास प्रतिशत और 40%। किस एक छूट के समान है? बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, काफी तरीके से आप कर सकते हैं इसे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझिएगा। पहला तरीका, 100 रुपए की कोई चीज थी, 50% की छूट मिली तो 50 की बच गई, यानी केवल 50 रुपए देने। अब ये जो 50 रुपए आपको देने थे, इस पे भी 40% की छूट मिल गई। 40% की छूट मिल गई, यानी आपको देना कितना पड़ेगा? 60% देना पड़ेगा। 60% यानी 30 रुपए देना पड़ेगा। यानी जो चीज़ 100 रुपए की थी, वो आप उसके लिए आपको 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी 70 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी 70% डिस्काउंट मिल गया। तो 70% आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात। 100 रुपए की चीज़ थी, 50% छूट हो गई तो 50 रुपए में पड़ेगी, और 50 रुपए भी नहीं देने, उस पर भी मेरे को 40% छूट मिल रही है, तो यानी 30 रुपए मेरे को देने हैं। तो जो चीज़ 100 रुपए की अगर आपको 30 की पड़ेगी तो 70% डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, 50% हो गया, यानी जैसे कि हम निकालते हैं, 50% हो गया यानी 2 हो गया, 2 से 1 हो गई। 40% का मतलब हो गया, देखिए 50% का मतलब यानी जो चीज़ 2 थी वो 1 हो गई 2 से, ठीक है। अब यानी 40% की अगर मैं बात करूं, 10% होता है आपका 1/10, 40% हो गया 4/10, यानी 2/5, यानी 5 से चीज 3 हो गई। तो यानी जो चीज़ 10 रुपए की थी वो आपको अब 3 रुपए की पड़ रही है। 7 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 70% डिस्काउंट मिलेगा। वही सेम चीज करिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी। 50% कम होना यानी 2 से 1 होना, 40% कम होना यानी 5 से 3 होना, तो 10 रुपए की चीज 3 रुपए की हो गई। इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, 10 रुपए की चीज 50% कम हो गए 5 की हो जाएगी। यदि दूसरी भी 10 की है तो 40% कम हो गए 6 की हो जाएगी। यानी जो चीज 100 रुपए की थी वो आपको 30 रुपए की पड़ेगी, 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बात एक ही है, ये वाला भी ये वाला भी। नेट परसेंट निकाल सकते हैं आप। चौथा तरीका ये है, नेट परसेंट के फॉर्मूले में आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आपने पढ़ा है, ठीक है। पर अगर आप देखते हैं, अगर नेगेटिव में निकालना है, यानी दोनों ही डिस्काउंट परसेंट है, तो देखिए मुझे पता है दोनों अगर नेगेटिव है, -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, आप चाहे ये निकालें, आप चाहे ये निकालें, वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, साइन चाहे अलग अलग आए, ठीक है। तो मैंने तो इस तरीके से याद रखा हुआ है ऐसे कि भाई अगर 50 और 40 और दोनों ही डिस्काउंट है, तो केवल एक्स वाई वाली वैल्यू पे काम करना है। एक्स वाई कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 20 आ जाएगा। 20 यानी 100 से काटने के बाद 2000 आएगा, 100 कट जाएगा तो बचेगा 20, यानी 50 प्लस 40 माइनस 20 बचेगा 70%। तो 70% आएगा तो डिस्काउंट ही, नेट तो आपको डिस्काउंट ही मिलेगा ना। तो वो चीज़ मैंने दिमाग में ध्यान रख ली। नहीं तो आप नेगेटिव से भी लेके कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा, जिससे आपको ये पता लगेगा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये चारों तरीके हैं इसको करने के, बेसिक चीज़ है, इसे ध्यान रखना है।
तीन लगातार छूट, 30%, 20% और 10% किस एक छूट के समान है? आइए देखते हैं। देखिए, पहला तरीका बिल्कुल नॉर्मल ही है कि आप अगर 100 मान लेते हैं, 30% यानी 70 हो गया, 20% यानी 56 हो गया, फिर 10% यानी 5.6 कम हो जाएगा इसमें से, जो कि 50.4 हो जाएगा। यानी जो 100 रुपये की चीज़ थी उस पर 49.6%, 49.6 रुपये कम मिल पे आपको चीज़ मिली, यानी इतने परसेंट का आपका डिस्काउंट आ जाएगा, क्योंकि ये 100 पे ही है। 30% यहाँ कम किया आपने, फिर 20% यहाँ कम किया, फिर 10% यहाँ कम किया, 100 रुपये की चीज़ इतने की पड़ी। सेम इसको आप वैसे कर सकते हैं कि अगर मैं 10-10 मान के कर लूँ कि जो चीज़ 10 की थी वो 7 की हो गई, फिर जो 10 की थी वो 8 की हो गई, फिर जो 10 की थी वो 9 की हो गई। अब इसे अगर काटते हैं तो ये 125 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। तो कितना कम हो गया? 62। 62 का 125 के साथ परसेंट निकालेंगे, 49.6% आ जाएगा। कई बार इस चीज़ को आप ऑप्शन से ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन इस तरीके का है, डीएस आपको मैंने पढ़ा है, डीएस आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। इसका डीएस 8 हो गया, इसका डीएस अगर आप देखें ये भी 8 है, 8 अट्ठे 64 यानी 1, इसके अंकों का योग 1 आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन में होगा, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कैलकुलेट ही किया जाए इसे। किसी गांव की जनसंख्या 64,000 है, और वह प्रति वर्ष 10% से बढ़ती है, तो उसकी जनसंख्या 3 साल बाद क्या होगी? देखिए, आया वही क्वेश्चन है एग्जाम में, ये वाला।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और बात समझिएगा जो बात बताई जा रही है। देखिए अगर बहुत सिंपल सी बात साधारण भाषा में बोली जाए, जैसे कि जनसंख्या थी 64,000, इसको करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो यही है कि अगर 10% बढ़ रहा है हर साल, तो ये 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ये हो गया। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 64,000 और आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए ये बात भी है, इस टाइप की चीज़ें कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करी जाती। आप खुद सोचिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लग सकता है, इसमें एग्जाम में लगेगा ही लगेगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता कभी भी इतना बड़ा कि आप 64 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकाल लें। हमेशा अप्रॉक्सीमेशन ही लगाया जाता है, या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आप लगा सकते हैं। अब आप बात समझिए ध्यान से। अब आप चाहे डीएस लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, एक तरीका हो गया ये कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका आपको पता ही है कि अगर 64,000 है, 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी 11/10, 11/10, 11/10 ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। अब इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आप या तो डीएस लगाइए या एमजी कॉन्सेप्ट लगाइए। अब एमजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसका मेन एप्लीकेशन पार्ट यही है। देखिए कहीं भी आप अगर देखते हैं इस टाइप की कैलकुलेशन में 10% इंक्रीमेंट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो 110 तो आएगा ही आएगा, फिर आगे पीछे कुछ भी हो रहा हो। और ठीक है, मैंने बताया है आपको कि 10% इंक्रीमेंट अगर है तो आप इससे सीधी सी बात ये मानेंगे कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यानी एमजी कॉन्सेप्ट हम सीधा लगाएंगे, 11 का मल्टीपल आप देखते हैं, अगर ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा। पर ये चीज तब है जब आपको पहले से पता है इसको, यानी 10% देखते ही और इंक्रीज देखते ही सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए था कि आंसर जो है 11 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर आप डिक्रीज देख लेते हैं कि 10% कमी होती है, तो आप ये इस तरीके से निकालेंगे, आंसर में 9 आएगा ही आएगा। तो मैंने ये चीज तो सीधा सीधा अपने कॉन्सेप्ट से ही पढ़ रखी थी कि भाई अगर कभी भी मैं 10% इंक्रीज देखूंगा और इस टाइप की इक्वेशन बनेगी उसके अंदर, तो मैं सीधा 11 का मल्टीपल मार्क कर दूंगा। और अगर मैं देखता हूँ 10% कमी हो रही है तो सीधा 9 का मल्टीपल। तो ये चीज़ तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखनी है। तो यानी 11 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डीएस आप लगाते, अगर आप डीएस लगाते हैं देखिए, तो ये 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, यानी जिसका डीएस 8 होगा, 8 इसका भी है, 8 इसका भी है, इन दोनों का नहीं है। पर अगर आप ध्यान से देखें, जब यहाँ 11 आ गया, यहाँ पर 11 आना जरूरी है, यहाँ पर 11 नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें तब हैं जब आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है। सेम यही चीज आप यहां पर भी कर सकते हैं। अगर आपने देखा ये इक्वेशन बना लिया आपने, ये पहला तरीका है, इसके अंकों का योग 1, इसके अंकों का योग 8, आंसर के अंकों का योग 8 आएगा। फिर आपने एमजी कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, आंसर के अंकों का योग 8 आएगा यानी डीएस 8 होगा। डीएस 8 देखा आपने, पहला दूसरा ऑप्शन। आपने देखा इसमें 11 आ रहा है, इसमें 11 नहीं है, आंसर 11 का मल्टीपल होगा यानी एमजी कॉन्सेप्ट से, तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने यहाँ भी नहीं करी, फिर भी यहाँ पर भी आंसर आ गया। तो समझने वाला पार्ट है, एमजी कॉन्सेप्ट और डीएस का कॉम्बिनेशन लगा है यहाँ पर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। यदि वह पहले वर्ष 10% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तीसरे वर्ष 30% कम हो जाती है। देखिए मेंस का ही क्वेश्चन नहीं है, करंट नहीं आया हुआ है। तो 3 साल बाद उसकी क्या कीमत होगी? आइए देखते हैं। देखिए अब मैं इक्वेशन लिखूंगा इसकी। अब जो इक्वेशन आप लिखते हैं ना बार बार, उसको आपको डायरेक्ट ही अप्लाई करना है। यानी अगर मैं इसको या तो डीएस लगाता या एमजी कॉन्सेप्ट लगाता तो सीधा सीधा मैं कैलकुलेट करता है इसे। 6250 है, 10% कम हो रही है यानी 90%, फिर 20% कम हो रही है यानी 80%, फिर 30% कम हो रही है यानी 70%। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, आपके दिमाग में सीधा बन जाना चाहिए। अब जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल आप देखते हैं, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये भी है और ये भी है। ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा मिल जाएगा क्योंकि इसका डीएस सेम है और 9 से भाग हो रहे हैं दोनों। फिर आप 7 से चेक कर सकते हैं, यानी वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 7 का अगर आप देखते हैं तो सी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका कट जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए,
अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, आंसर जो है 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, ये आप चीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, वही आपने यहाँ पर चेक करी। 8 का चेक नहीं कर सकते, 8 का डिपेंड करेगा कटने के बाद। 9 और 7 का तो आप कर ही सकते हैं, तो डायरेक्ट वो आंसर हो जाएगा। इसी को आप बनाते हैं अगर, तो इस तरीके से बनाते हैं कि भाई 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 8 हो गया, फिर 10 से 7 हो गया, और आपने देखा कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6250, और इसकी आपको निकालनी है। अगर आप ऐसे भी बनाते हैं ना, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका कि आपको ये लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो लिखने वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर कुछ, ये आपको सीधा यहाँ से देखना है। 10% कम होने का मतलब 9 से भाग होगा, पर दो ऑप्शन फिर भी मिल गए। फिर 30% आपने देखा कम हो रहा है, 30% कम होने का मतलब 10 माइनस 3 यानी 7 आ गया। 7 का मल्टीपल आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसके अंदर सीधा सीधा चेक करना है। पर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कि भाई 10 × 10 × 10, 9 × 8 × 7, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी निकालो। अब डिपेंड करता है देखिए आप पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी कैलकुलेशन की जाए। जैसे कि आपको बताया गया है, आप डीएस लगा सकते हैं, या 9 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बात एक ही है। तो आंसर फिर भी सी ऑप्शन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इस टाइप का आपको सेम क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। यदि किसी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों में से 13.975% बिहार से हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। और हालांकि जितना परसेंटेज यहाँ लिखा गया है, इतना परसेंट बिहार से होता नहीं है, बिहार से लगभग ज़्यादा ही हो जाता है। 30-40% लगभग चला ही जाता है। 40% बच्चा एग्ज़ाम जो देता है गवर्नमेंट जॉब का, वो बिहार से ही होता है।
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले से किया होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे साधारण सी पूछता हूँ, क्वेश्चन पे नहीं जाना है अभी। मैंने आपसे पूछा कि किसी कक्षा में 10% विद्यार्थी जो हैं वो दिल्ली से हैं या बिहार से हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, यानी मिनिमम, यानी टोटल ऐसा मिनिमम क्या हो, ठीक है, कि 10% आपका बिहार से या दिल्ली से आए। यानी एक तरीके से आपसे ये पूछा गया है कि 10% की मिनिमम वैल्यू क्या हो, कम से कम वैल्यू पूछिए 10% की क्या होगी जो आपको इंटीजर मिले। यानी 10% आपको किसी चीज का निकालना है और वो इंटीजर आना चाहिए। ऐसा छोटे से छोटा मान क्या होगा, ऐसे छोटा से छोटा मान 10 होगा। 10% का मतलब होता है 1/10। यानी 10 वो संख्या है जिसका आप 10% निकालेंगे तो इंटीजर मिलेगा, और 10 से छोटी आप कोई भी संख्या अगर ले लेंगे उसका 10% इंटीजर आपको नहीं मिल सकता। ठीक इसी तरीके से मैं पूछ सकता हूं 5% की, कि 5% की किसी क्लास की या किसी ग्रुप की 5% लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उस समूह का आपको ये बताना है कि न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, वो ग्रुप छोटे से छोटा कितना हो सकता है। तो 5% का मतलब हो गया 1/20। क्योंकि ऐसा इसलिए कि इंटीजर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर बोला गया विद्यार्थियों की बात, विद्यार्थी हमेशा इंटीजर नंबर में होंगे, पढ़े लिखों की बात बोली गई वो भी हमेशा इंटीजर नंबर में होंगे। तो यानी आपको बेसिक बात यह है कि आपको एक इंटीजर लाना है। इंटीजर लाने का मतलब है 10% था तो आपने देखा 10/100, इसे आपने काटा, बिल्कुल काटने के बाद लास्ट में देखा ये 10 बच गया। 10 बचने का मतलब है 10 वो छोटी से छोटी वैल्यू हो गई जिसका आप 10% निकालें तो इंटीजर मिलेगा। इससे छोटी कोई संख्या संभव नहीं है, बड़ी बहुत सारी है, छोटी नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा 25%, तो आपने बोला 4, क्योंकि ये 1/4 आ जाएगा, 25/100। तो 4 वो संख्या होगी जो छोटी से छोटी है जिसका 25% इंटीजर मिलेगा आपको। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। 13.975% दे रखा है, 13.975%। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे काटने के बाद तो नीचे आपको 4000 मिलेगा, ठीक है। यानी 25 से अगर आप काटते हैं तो ऊपर मिलेगा 25×5 बचा 14, 25×5, 25×5 बचा 14, 25×25 हो गया, बचा 22, बचा 9, ये आ जाएगा। यानी 4000 वो छोटी सी छोटी संख्या है जिसका आप इतने प्रतिशत निकालें तो इंटीजर आएगा। 4000 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीजर वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली इतने प्रतिशत में। सेम यही चीज है जैसे मैंने यहां पर बताई थी। आपसे बोला गया 20% निकालना है किसी का और वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू बताओ। तो 20% आपको निकालना है, तो 5 से छोटा आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं बता सकते जिसका 20% इंटीजर मिल जाए। तो 5 वो नंबर हो जाएगा, यानी परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड करके आपको काटना है और एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। 18% ए का प्लस 15% बी का प्लस 19% सी का बराबर है ए बी और सी के योग के 17% के। यदि ए माइनस बी 500 है, ए माइनस सी 3400 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा। यानी अलग अलग वैरायटी है। देखिए पिछला भी क्वेश्चन अलग वैरायटी का था, ये भी अलग वैरायटी का है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है आपका। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए बेसिकली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पिछला क्वेश्चन भी जो था वो काफी लॉजिकल था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ सकता है। अगर मैं देखता हूं, देखिए सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज हटा देता हूं, क्योंकि परसेंटेज तो दोनों तरफ है, इसका मतलब ये है कि भाई यहां भी प्लस लगा है, यहां भी प्लस लगा है और यहां बराबर लगा है। अगर परसेंटेज हटा देते हैं, दोनों तरफ परसेंटेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ 18a है, यहाँ पर 17a है, बचेगा कितना? केवल एक a बचेगा। यहाँ 15b है, यहाँ 17b है, कितना b बचेगा? -2b बचेगा। यहाँ 19c है, यहाँ 17c है, कितना c बचेगा? 2c बचेगा। इक्वल टू 0 आ जाएगा। यदि a की वैल्यू निकालते हैं तो ट्वाइस ऑफ b माइनस सी आ जाएगी। b माइनस सी आप यहां से निकाल सकते हैं। इसमें से अगर आप इसे घटाते हैं तो आपको b माइनस सी मिल जाएगा, क्योंकि b प्लस हो जाएगा, a से a कट जाएगा, जो कि 2900 आ गया, यानी 5800 हो जाएगा। तो 5800 वैल्यू आ गई a की।
अगर बात करी जाए बी की आ जाएगी 5300। अगर बात करी जाए सी की, तो सी की आ जाएगी 2400। तो टोटल करेंगे आप तो 13500 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा, पर आप ये कर सकते हैं कि परसेंटेज को ना इन्वॉल्व करें, हटा दें, तो डायरेक्ट एक ही स्टेप लिखें ये वाला। परसेंटेज मैंने हटा दिया, 18 में से 17 गया 1, 15 में से 17 गया -2, 19 में से 17 गया +2। ए की वैल्यू ये आ गई, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू ये आ गई, ये यहाँ पर पुट करेंगे, बी की आ जाएगी और सी की आ जाएगी, ऐड करेंगे 13500 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसूति केंद्र में जन्म संख्या के सभी मामलों में से जन्म संख्या के सभी मामलों में से 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो कुल पैदा हुए बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे, लगभग कितने प्रतिशत बच्चे जुड़वा हैं। देखिए ध्यान से समझ के करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए। रिपीट कर देता हूं एक बार हिंदी में दोबारा से। किसी प्रसूति केंद्र में जन्म संख्या के सभी मामलों में से 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो कुल पैदा हुए बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चे लगभग जुड़वा हैं।
आइए देखते हैं। देखिए बात ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं टोटल मामले जो हैं, मामले यानी बर्थ केस, 100 मामलों में से 5 में जुड़वा बच्चे होते हैं और 95 में केवल एक ही बच्चा होता है। तो ये टोटल बच्चे कितने हो गए? 10 हो गए। ये टोटल बच्चे कितने हो गए? 95 हो गए। यानी ध्यान से अगर आप देखें टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 105। और 105 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो जुड़वा हैं, तो लगभग प्रतिशत आ जाएगा आपका 9.5। तो 9.5 आपका आंसर हो जाएगा, 9.5%। एक बात दोबारा से समझिए। अगर 100 मामले हैं तो 5 मामलों में जुड़वा बच्चे होंगे और 95 मामलों में केवल एक ही बच्चा होगा। तो यानी कुल 95 बच्चे ये हो गए, 10 ये हो गए, टोटल पॉपुलेशन हो गई 105, जिसमें से 10 बच्चे जुड़वा हैं। तो देखिए आज के लिए हम लगभग इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।